हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेआईबी के सेकंड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स की 9th यूनिट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक रफ स्टेटमेंट होता है जो एक बिजनेसमैन बनाता है अपनी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को रिकॉन्साइल करने के लिए, मैच करने के लिए। क्या होता है कि आजकल जो लेन देन है वो चेक से ज़्यादा होने लगे हैं, तो जो बिजनेसमैन अपनी कैश बुक बनाता है उसमें एंट्री करता है और साथ में उसकी जो पासबुक है उसमें कौन एंट्री करता है? बैंक एंट्री करता है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई एंट्री है जो कैश बुक में तो कर दी है, किसी वजह से पासबुक में नहीं हुई है, या पासबुक में कोई एंट्री बैंक ने कर दी है, वो बिजनेसमैन को पता ही नहीं है। तो इन दोनों में मिसमैच हो जाता है। तो उस मिसमैच का पता लगाने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है बिजनेसमैन। ये एक रफ स्टेटमेंट होता है। देख लेते हैं पासबुक में और कैश बुक में एंट्री होती कैसे है। कुछ ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। पहला है ओपनिंग कैश बैलेंस 2 लाख रुपीज़, ओपनिंग बैंक बैलेंस 3 लाख रुपीज़। अब कैश बुक में इनकी एंट्री करनी है। हमने बताया था ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट में, क्योंकि ये बैलेंस हम पोस्टिंग कर रहे हैं, ये बैलेंस आ रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम? कैश डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो ये 2 लाख रुपए हमने कैश में लिख दिए डेबिट साइड में। बैंक बैलेंस भी ये बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री होगी। ये बैंक में एंट्री कर दी हमने 3 लाख, बैंक वाले कॉलम में एंट्री कर दिया 3 लाख की, ये भी डेबिट साइड हो गई। अब है डिपॉजिट कैश ऑफ ₹10,000 इन द बैंक अकाउंट। अब आपने 10,000 रुपये कैश ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मतलब आपका कैश क्या हो गया? कम हो गया, और बैंक में बैलेंस था वो बढ़ गया। ये कैश और बैंक बैलेंस दोनों हमारे एसेट हैं, तो घटने पे क्रेडिट होंगे, बढ़ने पे डेबिट होंगे। कैश घट रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। 8th यूनिट में पढ़ा था डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट में कि एसेट और एक्सपेंस घटने पे क्रेडिट होते हैं, बढ़ने पे डेबिट होते हैं। जो क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था हमने। अगर आपको डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप 8th यूनिट का फर्स्ट पार्ट एक बार देख सकते हैं दोबारा। तो 10,000 कैश को हमें क्रेडिट करना है, तो कैश कॉलम में हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया 10,000, क्रेडिट साइड है। बैंक बैलेंस को डेबिट साइड लिखना है, तो हमने बैंक बैलेंस को डेबिट साइड लिख दिया, बैंक वाले कॉलम में डेबिट साइड में लिख दिया। देन नेक्स्ट है इशू ऑफ चेक ऑफ ₹15,000 फॉर सैलरी। आपने किसी वर्कर को सैलरी दी, 15,000 का चेक काट के दे दिया। 15,000 का चेक काट के दे दिया आपने, तो आपका जो बैंक का कॉलम है उसमें 15,000 रुपये कम हो जाएंगे। जो आपका बैंक बैलेंस था, आपने चेक काट के दे दिया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 15,000 रुपये। और बैंक बैलेंस एसेट है, कम होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ये 15,000 रुपये एंट्री कर दी हमने बैंक के कॉलम में, क्रेडिट। लास्ट है डिपॉजिट ऑफ चेक ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए। आपको कहीं से कोई पार्टी है ए, उससे 20,000 रुपये का चेक मिला है जो आपने जमा कर दिया बैंक में आपने जमा किया है, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 20,000 से बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड में 20,000 लिख दिया आपने बैंक के कॉलम में। ये तो हो गई आपकी कैश बुक की एंट्री। अब पासबुक में एंट्री देखते हैं। पासबुक में एंट्री जैसे हम बैंक में करते हैं वही सेम टू सेम है। यहाँ डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट आप भूल जाइए। ये ब्रॉड फॉरवर्ड 3 लाख बैंक बैलेंस था आपका, यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा था। ये 3 लाख रुपए बैलेंस है। आपने कैश डिपॉजिट किया 10,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये हमने क्रेडिट कर दिए, 3,10,000 बैलेंस हो गया। 15,000 का आपने चेक काटा, तो 15,000 हमने डेबिट कर दिए खाते से, 2,95,000 बचे। उसके बाद 20,000 रुपये का चेक आपने डिपॉजिट किया, तो 20,000 रुपये क्रेडिट हो गए, 3,15,000। तो ये बैंक में बैलेंस कितना है आपका पासबुक के हिसाब से? 3,15,000 रुपये। कैश बुक में देखें 3 लाख, 3,10,000, 20,000 और जोड़े 3,30,000, 15,000 इसमें से कम कर दीजिए, 3,15,000 ये आपका डेबिट टोटल हो जाएगा। यहाँ जो एंट्री हमने कैश बुक में की थी सेम टू सेम पासबुक में भी की है। जब दोनों जगह एंट्री हुई हैं तो यहाँ पे कोई मिसमैच नहीं है। लेकिन यदि कोई एंट्री कहीं छूट जाती है कैश बुक में या पासबुक में, तो ये एंट्री आपस में मैच नहीं करती हैं। मैच जब नहीं करती हैं उसके लिए हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS। अब इसे समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो हम इसके क्वेश्चन कर पाएंगे आगे। पहला है फेवरेबल बैलेंस। क्या होता है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कैश बुक या पासबुक का बैलेंस निकालने के लिए, तो उसमें जो टर्म दिए रहते हैं हम पहले वो डिस्कस कर रहे हैं।
मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया फेवरेबल बैलेंस, अगर आपको पता ही नहीं है फेवरेबल बैलेंस क्या होता है तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। हम यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मान लीजिए आपका कोई बचत खाता है, सेविंग बैंक अकाउंट है, और उसमें 50,000 रुपये आपने जमा कर दिए हैं। ये 50,000 रुपये आपने जमा कर दिए, तो ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में भी पॉजिटिव बैलेंस है और आपके पास भी पॉजिटिव बैलेंस है कि ये अमाउंट आपने बैंक में जमा किया, राइट। पॉजिटिव बैलेंस को ही बोलते हैं हम फेवरेबल बैलेंस। बिजनेसमैन के हिसाब से भी ये फेवरेबल बैलेंस है और बैंक के हिसाब से भी ये फेवरेबल बैलेंस है। इस पैसे को बिजनेसमैन ये भी बोल सकता है कि ये मेरा बैंक बैलेंस है, बैंक भी बोल सकता है कि ये बिजनेस का बैंक बैलेंस है, बिजनेसमैन का बैंक बैलेंस है। तो यहाँ तक तो कहानी सेम है। बिजनेसमैन और बैंक के हिसाब से तीनों ही ये फेवरेबल बैलेंस हो गए, पॉजिटिव बैलेंस हो गए, बैंक बैलेंस हो गए, दोनों साइड सेम है। अब आती है डेबिट क्रेडिट बैलेंस की बात। तो ये जो पैसा है 50,000, ये किसका है? बिजनेसमैन का है, लेकिन है कहाँ? बैंक में। तो जो बिजनेस का पैसा है वो बैंक में रखा हुआ है, मतलब बैंक बिजनेसमैन को ये पैसा वापस मिलेगा, इस पर कुछ ब्याज भी मिल रहा होगा। तो जो पैसा उसका है बैंक में रखा हुआ है वो पैसा क्या है? बिजनेसमैन का एसेट है। जो भी बैंक बैलेंस है बिजनेसमैन का वो क्या है? हमने पहले भी देखा है पिछली स्लाइड में, ये क्या है? बिजनेसमैन का एसेट है। और एसेट क्या होता है? बढ़ने पे डेबिट होता है। जो आपका बैंक बैलेंस होता है वो हम कह सकते हैं कि डेबिट नेचर का होता है। जो भी आपका बैंक बैलेंस है बढ़ने पे डेबिट होता है, तो वो क्या हुआ? डेबिट नेचर का हो गया। तो ये पैसा कौन सा है आपका? डेबिट बैलेंस है, राइट। तो बिजनेसमैन के हिसाब से ये 50,000 रुपये जो पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो क्या हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं बैंक के नज़रिए से। ये पैसा बैंक में रखा है लेकिन बैंक का तो है नहीं, ये किसका है? बिजनेसमैन का है। तो बैंक को ये पैसा बिजनेसमैन को लौटाना है। जो पैसा बिजनेसमैन को बैंक को लौटाना है, बैंक वापस करेगा बिजनेसमैन को ये पैसा, तो ये बैंक के लिए क्या हो गई? ये हो गई लायबिलिटी। बैंक को ये पैसा वापस करना है तो उसके लिए लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ये क्रेडिट नेचर की हो गई। मतलब एसेट जो हमारे होते हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर के होते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए ये 50,000 एसेट थे तो डेबिट बैलेंस था, बैंक के लिए ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फेवरेबल बैलेंस बोले, पॉजिटिव बैलेंस बोले, बैंक बैलेंस बोले, ये बिजनेसमैन के लिए तो डेबिट बैलेंस होगा और बैंक के लिए क्रेडिट बैलेंस होगा। इसीलिए हम बैंक में जब एंट्री करते हैं पॉजिटिव बैलेंस तो वहाँ लिखा होता है सामने क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनफेवरेबल बैलेंस। ये उसका जस्ट अपोजिट हो गया। ये क्या होगा? मान लीजिए आपने बैंक में लोन ले रखा है या सीसी है या ओडी है, मान लीजिए ओडी खोल रखी है आपने, ओवरड्राफ्ट। तो ये बैलेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मान लीजिए आपकी 1,00,000 रुपए की ओडी है, तो बिजनेस के हिसाब से ये क्या हो गया? अनफेवरेबल बैलेंस। ये फेवरेबल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ये है क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। और क्या बोल सकते हैं इसको? ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल सकते हैं, ओडी बैलेंस बोल सकते हैं। तो बिजनेसमैन के हिसाब से ये अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। बैंक भी बोलेगा हाँ भैया ये आपका बिजनेसमैन का अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब बात फिर वहीं आ जाती है क्रेडिट और डेबिट। ये जो 1,00,000 रुपए हैं ये किसके हैं? बैंक के हैं। किसके पास हैं? बिजनेस के पास हैं। तो बैंक का पैसा बिजनेसमैन के पास है, बिजनेसमैन को उसे लौटाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। जो पैसा लौटाना पड़ेगा वो बिजनेसमैन की क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। और जब लायबिलिटी हो गई तो लायबिलिटी क्या है? बढ़ने पे क्रेडिट होती है, मतलब क्रेडिट नेचर की है, तो ये बैलेंस हो गया क्रेडिट बैलेंस। मतलब ये जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये बिजनेसमैन के लिए क्रेडिट बैलेंस हो गया। बैंक के लिए क्या है? ये बैंक का पैसा है, दूसरे को दे रखा है, उस पर बैंक ब्याज कमा रहा है। जो पैसा कमा के देते हैं वो क्या होते हैं? एसेट होते हैं। ये क्या हो गया? बैंक के लिए एसेट हो गया। और एसेट बढ़ने पे डेबिट होते हैं तो डेबिट नेचर के होते हैं।
तो बैंक के लिए ये क्या हो गया बैलेंस, डेबिट बैलेंस हो गया। ये भी आपने बैंक में देखा होगा, जब ओडी का हम बैलेंस देखते हैं, ओवरड्रॉन होता है पैसा, तो वहाँ पीछे क्या लिखा होता है, डेबिट। तो एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी टर्म दिया जा सकता है, वो लिख देंगे कि बिजनेसमैन का अनफेवरेबल बैलेंस है, या नेगेटिव बैलेंस है, या ओडी बैलेंस है, या क्रेडिट बैलेंस है, या बैंक के लिए लिख देंगे अनफेवरेबल, नेगेटिव, ओडी या डेबिट बैलेंस। इन 8 टर्म में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या ये फेवरेबल वाली जो स्लाइड थी, इनमें से 8 में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब ये 16 टर्म में से कोई भी टर्म वो आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन, नहीं है तो दिक्कत आएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एंट्री कैसे होगी। मान लीजिए फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपने बैंक में 20,000 रुपये जमा किए, कैश बुक में आपके क्या हो गए, 20,000 रुपये पॉजिटिव बैलेंस हो गया, बैंक में भी 20,000 पॉजिटिव बैलेंस हो गया। आपने चेक इशू कर दिया 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये कम हो गए, तो 5,000 रुपये आपने घटा दिए इसमें से, पासबुक में से भी बैंक घटा देगा, टोटल कितना बचेगा, 15,000 रुपये। ये आपका पॉजिटिव बैलेंस बचा, 15,000 रुपये पॉजिटिव बैलेंस पासबुक के हिसाब से ही बचा। मतलब कैश बुक के हिसाब से भी पॉजिटिव बैलेंस बचा है, पासबुक के हिसाब से भी पॉजिटिव बैलेंस बचा है। ये हो गई फेवरेबल बैलेंस के हिसाब से एंट्री कैसे करनी है हमें। अब अनफेवरेबल के हिसाब से देख लेते हैं। आपने 20,000 रुपये जमा किए, 20,000 रुपये आपने यहाँ पॉजिटिव बैलेंस है आपका, ये भी 20,000 रुपये बैंक के हिसाब से भी, पासबुक के हिसाब से भी पॉजिटिव बैलेंस है, ये भी आपका फेवरेबल बैलेंस ही है। अब मान लीजिए आपने चेक इशू कर दिया है 1,00,000 का, आपके खाते में तो 20,000 हैं, लेकिन मान लीजिए आपको बैंक ने ओडी सुविधा दे रखी है, ये आपका ओडी अकाउंट है, तो 1,00,000 रुपये बैंक माइनस कर देगा, आपका ही माइनस हो गया, तो ये टोटल कितना बचा, 80,000 रुपये बचा आपका माइनस में, और पासबुक में भी 80,000 रुपये बचा माइनस, नेगेटिव बैलेंस। तो ये क्या है, दोनों ओडी बैलेंस हो गए, नेगेटिव बैलेंस हो गए या अनफेवरेबल बैलेंस हो गए। ऐसे हम पासबुक में, कैश बुक में एंट्री करेंगे क्वेश्चन करते टाइम। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस होता है वो होता क्यों है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, एक एक से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एरर हो गई, बिजनेसमैन का कोई अकाउंटेंट है या बैंक का कोई क्लर्क है, लिखने में या पोस्टिंग करने में कोई एरर कर दे, गलती कर दे, कहीं लिखना था 10,000 रुपये और लिख दिया 20,000 रुपये या 5,000 रुपये, 5,000 रुपये जमा करने थे, विड्रॉल कर दिए। तो जो भी ये एरर होंगी, इनकी वजह से कैश बुक पासबुक का बैलेंस डिफर कर सकता है। कि कैश बुक तो मान लो सही चल रही थी, पासबुक में एंट्री गलत हो गई, या पासबुक सही चल रही थी, कैश बुक में एंट्री गलत हो गई, तो ये मैच नहीं करेंगी। तो पहला रीज़न क्या हो गया, एरर, कोई भी गलती हो जाए। दूसरा रीज़न है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या हुआ, आपने कोई 20,000 रुपये का चेक था, किसी पार्टी को दे दिया बिजनेस में, अब आपने तो कैश बुक में तुरंत एंट्री कर ली कि 20,000 रुपये कम हो गए, लेकिन मान लीजिए कि जो आपका कस्टमर था या जो भी आपकी अदर पार्टी थी, उसने क्या किया, ये 20,000 रुपये का चेक लेके रख लिया अपने पास, उसने सोचा कुछ दिन बाद कराएंगे पेमेंट, तो उसने ये चेक क्या किया, प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। मान लीजिए ये चेक आपने दिया है 28 तारीख को, 28 अप्रैल को ये चेक दिया है मान लीजिए, और आप रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं कब, 30 अप्रैल को। तब तक इसने, जो आपकी पार्टी थी, उसने ये चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। प्रेजेंट नहीं किया तो आपने 20,000 रुपये आपने तो कम कर दिए, लेकिन जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ है तो पासबुक में तो कम नहीं होंगे, तो ये एंट्री क्या हो गई, डिफर कर जाएंगी। ऐसे ही चेक डिपॉजिटेड बट बैंक नॉट येट कलेक्टेड, 28 अप्रैल को आपने कोई चेक अपने खाते में डिपॉजिट कर दिया, आपका खाता था मान लो एसबीआई बैंक में, आपने एसबीआई में ये 28 अप्रैल को चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन चेक था पीएनबी ब्रांच का। अब क्लियरिंग में 2-3 दिन तो लग जाते हैं लगभग, मान लीजिए 30 अप्रैल तक क्लियर हुआ नहीं है, क्लियर नहीं हुआ है तो पासबुक में एंट्री तो होगी नहीं, पैसा आया नहीं है। लेकिन आपने कैश बुक में क्या किया है, पोस्टिंग कर दी है कि ये चेक हमारा डिपॉजिट हो गया, तो कैश बुक में बैलेंस पासबुक में बैलेंस मैच नहीं करेगा, ये भी एक रीजन हो गया। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। अब क्या हुआ, बैंक ने चेक पेमेंट के लिए तो लगा दिया, क्लियरिंग के लिए भी चला गया, मान लीजिए उस खाते में
कि सामने वाले के खाते में पैसा ही नहीं था और चेक डिसऑनर्ड हो गया, या किसी और वजह से हो गया, सिग्नेचर की वजह से किसी वजह से डिसऑनर्ड हो गया, तो भी बैलेंस मैच नहीं करेगा। या हो सकता है चेक इश्यूड एंड प्रेजेंटेड बट डिसऑनर्ड, आपने चेक इशू किया, सामने वाली पार्टी ने वो प्रेजेंट भी कर दिया, किसी वजह से आपके खाते में उस दिन पैसा नहीं हुआ जिस दिन उसने प्रेजेंट किया है। मान लीजिए उसने 15 दिन बाद प्रेजेंट किया, उस दिन आपके खाते में पैसा नहीं था, तो भी चेक डिसऑनर हो गया, तब भी कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो एंट्री कर ली है कि ये पैसा कम हो गया, चेक इशू किया है, जो आपने 20,000 रुपये का चेक इशू किया, आपने लिख दिया कि 20,000 रुपये खर्च हो गए हमारे, लेकिन पासबुक में ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। मान लीजिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और बैंक ने आपके खाते में 300 रुपये ब्याज के ऐड कर दिए, तो अब आपको तो पता नहीं है, आपने कैशबुक में एंट्री की नहीं है, तो ये पासबुक और कैशबुक मैच नहीं करेगी यहाँ पर। या हो सकता है आपका ओडी अकाउंट है, बैंक ने इंटरेस्ट काट दिया उसका, ये भी कैशबुक में एंट्री नहीं है, तो ये पासबुक और कैशबुक यहाँ मैच नहीं करेगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है रीजन, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हम बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अच्छे से जानते हैं, तो मान लीजिए आपने कोई एसआई बैंक में लगा रखी है कि बैंक आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट कलेक्ट करे, मान लीजिए वो एसटीडीआर का इंटरेस्ट हो सकता है या किसी कंपनी का शेयर का डिविडेंड हो सकता है, वो बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है, उसने आपके खाते में ऐड कर दिया एसआई के हिसाब से, तो जो पासबुक का बैलेंस होगा वो बढ़ जाएगा, कैशबुक से मैच नहीं करेगा। या हो सकता है अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपने कोई आरडी खोल रखी है, उसका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखा है, हर महीने आपके खाते से बैलेंस कट जाता है, या म्यूचुअल फंड की एसआईपी ले रखी है, या इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कट सकता है मान लीजिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे, तो वो अमाउंट पे कर दिया बैंक ने, तो पासबुक में बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैशबुक में आपने एंट्री नहीं की है, तो भी मिसमैच हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है बैंक कोई चार्ज काट दे, कोई पेनल्टी काट दे, या जो बैंक के इंस्पेक्शन चार्जेस वगैरह होते हैं वो काट लिए, तो जो भी बैंक चार्ज काटता है उसका आपको तो पता नहीं है, कैशबुक में एंट्री करेंगे नहीं आप पासबुक में, जब तक पासबुक में नहीं देखेंगे, तो भी ये कैशबुक पासबुक मैच नहीं करेगी। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है लास्ट, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक मेड बाय द ट्रेडर्स कस्टमर। जो भी आपके बिजनेस का कस्टमर है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देगा, आपने किसी को कुछ उधार पे बेचा, उसने पेमेंट कर दिया, एनईएफटी या आरटीजीएस से कर दिया या कैश जमा कर दिया, तो इसका तो आपको पता नहीं है, तो कैशबुक में एंट्री आपने नहीं की लेकिन पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, तो ये कैशबुक पासबुक मिसमैच कर गया। ये अलग अलग रीजन है, कुछ रीजन यहाँ थे कुछ यहाँ थे, अलग अलग रीजन हैं जिनकी वजह से पासबुक और कैशबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। इसी के लिए हम क्या बनाते हैं, बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बीआरएस का एग्जाम्पल है, यहाँ सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस आएगा बैंक स्टेटमेंट का, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, हम एंट्री ऐड कर देंगे, ये एडजस्टमेंट एंट्री हैं जो हम बैंक स्टेटमेंट में करेंगे। सेकंड कॉलम में बैलेंस एज पर कैशबुक होगा, इसमें हम एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे जो कैशबुक में हमें करनी है, और दोनों को मैच कर लेंगे। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये हमारी कैशबुक है, ये पासबुक है, और हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 8,480 रुपये, ये हमने लिख दिया। बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक में कितना बैलेंस है, 13,740 रुपये, ये हमने यहाँ लिख दिया। हमें करना क्या है, कैशबुक की डेबिट एंट्री को पासबुक की क्रेडिट एंट्री से मिलाना है, और कैशबुक की क्रेडिट एंट्री को पासबुक की डेबिट एंट्री से मिलाना है। पहले तो हम जो एंट्री मैच कर रही हैं वो देख लेते हैं। वाई गोयल ये 3,000 रुपये, टू गोयल ये 3,000 रुपये मैच कर गए, ये 4,000 रुपये यहाँ 4,000 रुपये से मैच कर गए। वाई जोशी 8,000 रुपये, टू जोशी 8,000 से मैच कर गए। ये 5,000 रुपये वाई ब्लैक, टू ब्लैक 5,000 से ये मैच कर गए। ये एंट्री इतनी मैच हो गई। कैशबुक की डेबिट साइड देख लेते हैं, ये 12,500 रुपये ब्रॉड फॉरवर्ड थे, यहाँ भी 12,000 रुपये, यहाँ क्रेडिट डेबिट देख रहे हैं तो यहाँ क्रेडिट देखेंगे। टू ममता 3,000 रुपये, यहाँ बाई ममता 3,000 रुपये। टू गीता 5,000 रुपये, बाई गीता 5,000 रुपये। टू विद्या 8,000 रुपये,
बाई विद्या 8,000 रुपये। ये जो एंट्री मिला सकते थे वो हमने मिला है। अब यहाँ पे एक डिविडेंड की एंट्री है, यहाँ 840 लिखा है, यहाँ 480 लिखा है, ये क्लेरिकल एरर हो गई। अब कौन कौन सी एंट्री मैच नहीं कर रही है वो देखना है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट कर दिया है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिट होगा तो बैंक में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, और कैश बुक में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में कौन सी एंट्री है, 10,500 रुपये, ये एंट्री है जो यहाँ पे हमें नहीं मिली, ये हमने लिख दी 10,500 रुपये। सब्ट्रैक्ट कैश इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, चेक आपने इशू किए हैं, बैंक से बैलेंस कम होगा, बैंक में डेबिट की एंट्री है, कैश बुक में क्रेडिट की एंट्री होगी। तो कैश बुक में क्रेडिट की कौन कौन सी एंट्री है चेक की, 2,000 रुपये, 100 रुपये और 4,000 रुपये, ये तीनों हैं बाई जॉर्ज, बाई वाइट, बाई मदन लाल। ये टोटल कितनी हो गई, 4 और 2 6, 6,100 रुपये, ये हमने लिख दी। ये हमने पहला अमाउंट ऐड कर दिया, दूसरा यहाँ लिखा था ऐड, ये सब्ट्रैक्ट, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 12,880 रुपये। अब देखते हैं कैश बुक में कौन सी एंट्री नहीं हुई है जो पासबुक में है। सब्ट्रैक्ट क्लेरिकल एरर, डिविडेंड कितना था 480 रुपये, लेकिन हमने कितना ले लिया 840 रुपये, मतलब 360 रुपये हमने ज़्यादा लिख दिया, तो हम इसको घटा देंगे। ये 360 रुपये हमने ज़्यादा लिख दिया था तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ रहा था इतना, तो हमने उतना कम कर दिया। क्रेडिट एंट्री शोन इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक, जो क्रेडिट एंट्री है बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक में नहीं है, ऐसी कोई एंट्री है नहीं जो पासबुक के क्रेडिट साइड में हो, बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में हो और यहाँ नहीं हो, ऐसी कोई एंट्री तो यहाँ बची नहीं है, तो यहाँ नील हो गया। फिर हमें इसमें से घटाना है डेबिट एंट्री शोन इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक, ऐसी कौन सी एंट्री है, ये एक एंट्री दिख रही है हमें यहाँ 500 रुपये, तो हमने 500 रुपये यहाँ से घटा दिए, 360 रुपये हमने यहाँ घटा दिए, 500 रुपये हमने यहाँ घटा दिए, टोटल कितना हो गया 12,880 रुपये। ये दोनों एंट्री मैच हो गई। कुछ एडजस्टमेंट हमने बैंक स्टेटमेंट में किए, कुछ कैश बुक में किए, दोनों एंट्री मैच हो गई। लेकिन बैंक में जो क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं आएंगे, ये स्टेटमेंट तो आपसे बनवाएंगे नहीं, वहाँ 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आधा नंबर 1 नंबर या 2 नंबर, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में या तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, पासबुक का बैलेंस पूछेगा, या पासबुक का बैलेंस दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस पूछेगा। दिया क्या रहेगा आपको, या तो फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस दे देंगे कैश बुक या पासबुक का, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसका देने का तरीका ऐसा ही होगा, या तो फेवरेबल या अनफेवरेबल दे देंगे कैश बुक या पासबुक का, या पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस दे देंगे कैश बुक पासबुक का, या डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दे देंगे, कैश बुक का दे सकते हैं, पासबुक का दे सकते हैं, या लिख के दे देंगे बैंक बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कैश बुक का भी लिख सकते हैं, पासबुक का भी लिख सकते हैं। मतलब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा, उनमें से ये कोई भी दे सकते हैं, फेवरेबल दे सकते हैं, अनफेवरेबल, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेबिट, क्रेडिट, बैंक बैलेंस, ओडी बैलेंस, सेम पासबुक का दे सकते हैं, और आपको दूसरा निकालना है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, तो जो ये क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।